जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इतिहास के पहले लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद को कंप्लीट किया और उससे संबंधित एमसीक्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी हमने देख लिया है। और आज बारी है भूगोल की। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि सामाजिक विज्ञान में दो शिक्षक हैं, एक शिक्षक इतिहास और भूगोल पढ़ा रहे हैं और मैम आपको अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रही हैं। उसी क्रम में हम लोग आज भूगोल की इंटरफेस को देखेंगे, भूगोल के चैप्टर्स को शुरू करेंगे और आज ओरिएंटेशन के साथ साथ हम लोग पहले लेसन को पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बुक का जो इंटरफेस है वो है, ठीक है। इसमें है कि भारत संसाधन एवं उपयोग, ऐसा ही आपका बुक है, आप देख सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, आपका जो अपना बुक है जो एससीईआरटी के द्वारा दिया गया है, जो पब्लिश्ड है, उसको आपको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है और साथ साथ इस वीडियो को भी देखना है ताकि आप कंबाइन करके एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, आप एक सधे हुए ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। अब भूगोल में बेसिकली बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है। भूगोल को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, भूगोल की किताब में भी बांटा गया है। इसमें खंड के हिसाब से दिया गया है, खंड दिया गया है, देखिए खंड क है और ये है खंड ख। और हम लोग पैरेलली सभी चीजों को लेकर चलेंगे। हमने जब इतिहास शुरू किया था तो ये हो सकता था कि इतिहास के सारे चैप्टर्स को खत्म करने के बाद भूगोल शुरू करें, लेकिन हमने क्या शुरू किया, भूगोल। रीजन ये है कि जब आपके स्कूलों में यूनिट टेस्ट जब शुरू हो जाएंगी तो उससे किसी एक विषय से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस कॉम्बाइंड सब्जेक्ट से आएंगे। तो वो क्वेश्चंस आप डील कर पाए, इसके लिए हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस के पहले पहले लेसन को खत्म किया है और उसके बाद ऐसे ही एडिटिव चलते रहेगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। खंड क में, जिसे हम लोग भूगोल के मेन पार्ट कहेंगे, और खंड ख जो है वो आपदा प्रबंधन है। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके भूगोल के दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी रहते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो इकाई 1 है, इसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। लेकिन ये जो चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ग्रैंड चैप्टर है। अब देखो, एक लेसन एक पेज से लेकर 126 पेजेस तक है, जिसको भागों में क ख ग घ करके इसको बांटा गया है। हम लोग इसको कंप्लीट पहले पूरा करेंगे और उसके बाद सेकेंड लेसन यानी इकाई 2 पर, जो कि कृषि है, इस पर जाने से पहले आपदा प्रबंधन के इकाई 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें पेजेस कम है, ये बहुत ही कम में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा चीज और हम लोग को आज बात करनी है कि भले हम लोग विषय पढ़ते हैं चाहे कोई भी हो, जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसमें केवल हम लोग फैक्ट्स नहीं देखते हैं, केवल हमें एग्जाम नहीं पास करना है। इसमें हर एक टॉपिक, हर एक जगह, हर एक विषय में हमें अपने जीवन को बेहतर समझने के लिए, बेहतर करने के लिए भी जो शिक्षाएं इससे प्राप्त होती हैं, इस पर भी ध्यान देना है। केवल किताबी जो ज्ञान है उसको ही रट लेने से केवल एग्जाम निकलेगा, लेकिन आपकी जो जीवन का जो सफर है वह आसान नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप इस तरीके से इस चीज को लेंगे जो आप अपने जीवन में भी उसे उतारेंगे। देख लेना, अगर तुमने आज कलम नहीं घिसा तो आगे चलकर हड्डियां तक घिसनी पड़ेंगी। आज इस कड़ाके की धूप में भी हमें वैसे लोग रास्ते पर दिख जाएंगे जो कड़ी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। कमाना तो सबको है, लेकिन कुछ लोग आराम से कमाते हैं। जब उनको आराम का जब समय होता है तो वो आराम करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े लिखे, आप स्किल्ड नहीं हुए, तो आपको आराम करने के समय में भी काम करना होगा, जो कि बहुत ही दुखदायी होगा। इसलिए पढ़ाई पर विशेष फोकस करेंगे। इसके बाद तीसरा जो यूनिट है वह है निर्माण और उद्योग। चौथा है परिवहन, संचार, व्यापार। आप देखो, ये हमारे जीवन में हमेशा, हमारे आसपास हमेशा ये मौजूद रहते हैं। हमें इन सब के बारे में जानकारी लिखनी है, अपना एग्जाम भी पास करना है, अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है। इसके बाद इसमें बिहार, उसके कृषि और वन संसाधन के बारे में पढ़ना है। और आखिरी में है इकाई 6
जिसमें मानचित्र अध्ययन है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर इसको आप क्लास 6 पढ़े होंगे, एनसीईआरटी का जो बुक है एनसीईआरटी, अगर आप वो पढ़े हो तो मानचित्र के अध्ययन के बारे में उसमें बेसिक जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद है आपदा प्रबंधन का जो इकाई 1 है वह है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, ये सब इसमें दिया गया है। इसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ भी स्पेशल से पढ़ना है। बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी आएगा। उसके इकाई 4 में है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इकाई 5 में है कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार का व्यवस्था कैसे करेंगे, यानी कभी आपदा आ जाए, जैसे कोरोना काल ही आ जाए या वैश्विक महामारी आ जाए, उस समय हम संचार का व्यवस्था कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में होगा इकाई 6 आपदा और सह अस्तित्व। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग पहले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ओरिएंटेशन क्लास यही तक समाप्त हुआ। आप जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ज्योग्राफी के बारे में हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ ज्योग्राफी के बारे में समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएंगे अपने चैप्टर्स के बाद। देखो ज्योग्राफी ये जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, मेरे साथ साथ दोहरा के बोलते रहो, कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। अब ज्योग्राफी को 2 भागों में तोड़ दिया गया। पहला भाग है जियो, देखो ध्यान से, जियो जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है जी, पृथ्वी। बोलते रहना है मेरे साथ, बोलने से चीजें माइंड में कंसेप्ट जो क्लियर हो जाता है। तो जियो का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी। और ग्राफी, ग्राफी का अर्थ क्या हो गया, वर्णन या फिर लेखन करना। अब इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन या फिर पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का लेखन। ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में। इसके बाद है कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। देखो भूगोल, भूगोल को समझने का विज्ञान भी कहते हैं। अब देखो भूगोल भले सामाजिक विज्ञान हो, लेकिन भूगोल में जितनी साइंस की चीजें होती हैं इसलिए इसको साइंस में ही देखा जाता है। याद रखना, भूगोल सामाजिक विज्ञान होते हुए भी साइंस से कम नहीं है। कंसेप्ट्स के माध्यम से, कंसेप्ट के लिहाज से देखा जाए तो आप देखोगे कि भूगोल किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लें पहले को, कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक, ध्यान देना है, प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुओं, घटनाओं, वितरण, संबंध और उनके प्रभावों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है कि प्राकृतिक चीजें, मानव निर्मित वस्तुएं, घटनाएं जितनी भी घटती हैं उसका जो वितरण होता है, संबंध होता है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं, वही क्या है, भूगोल है। क्लियर हो रहा है। भूगोल का जो पिता है यानी फादर ऑफ जियोग्राफी वह है यूनान का एक भूगोलवेत्ता एरेटोस्थनीज। आप इस चीज को पहले भी सुने होंगे। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। सवाल आता है कि सर भूगोल हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें इसको, क्या है इसका उद्देश्य पढ़ने का। तो आप यहाँ पर इसको समझेंगे कि पृथ्वी और उसके विभिन्न भागों की जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाएगी कि भाई पृथ्वी क्या है, कहाँ पर, इस पृथ्वी पर कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, इसकी संरचनाएं कैसी है, इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। उसके बाद से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, हमें जो प्रकृति ने जो चीजें दी हैं उसका संरक्षण कैसे करें, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसका सतत उपयोग, सतत का अर्थ ही होता है जो कभी रुके नहीं, हमेशा चलते रहे, अनवरत चलते रहे, इसकी भावना का विकास हो जाएगा। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को समझेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। अगर हम संबंध अंतर संबंधित होकर चलेंगे तो हम मानव जीवन और भी सुखमय हो जाएगा और हमारा पर्यावरण भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है विवेकपूर्ण निर्णय लेने में
समस्या समाधान करने में सोचने की क्षमता को विकसित करना भी इसका उद्देश्य होगा। और आखिर में है कि राष्ट्रीय एकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझ और जिम्मेदार नागरिक की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह है भूगोल पढ़ने का उद्देश्य। ज्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें अपने टॉपिक्स को भी क्लियर करना है, अपने एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना है, और अपने आप के जीवन को भी अच्छा ढंग से व्यवस्थित करना है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आजकल तो डिस्ट्रैक्शन का जमाना हो गया है। मोबाइल है तो मोबाइल का सदुपयोग नहीं, बाहर जब बैठ गए बात कर रहे तो बात किए जा रहे हैं, बाजार निकले तो बाजार किए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को परहेज करें। सुबह में जब आप क्लास जा रहे हैं, अभी तो मॉर्निंग चल रही है 6:30 से 12:30 तक, तो ये आपका तो स्कूल आवर हो गया। इसके बाद आप क्या करो, घर पे आओ और घर पे अपने समयानुसार, व्यवस्था अनुसार सेल्फ स्टडी करो। अभी आप क्लास 10th में हो, और आपको जो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कम से कम सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कम से कम 4 आवर, 4 घंटा किसी भी हाल में आप पढ़ो, किसी भी हाल में। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे, याद करोगे, कंसेप्ट को समझोगे, तो आपका जो एग्जाम होगा स्मूथली निकलेगा। आप जितने मार्क्स चाहते थे उतना आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचाव रखेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस 4 घंटे में सबसे ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने जो आज पढ़ा है, अगर उसका कल रिवीजन नहीं करते हो, तो अगले दिन का जो पढ़ा हुआ है वो सब का सब क्या है, व्यर्थ है, सब बेकार है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खंड क का, देख रहे हैं खंड क का इकाई नंबर 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये जो संसाधन और उपयोग है, यह बेसिकली भारत के सापेक्ष होगा, भारत के अंदर हम होगा। इससे ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे संसाधन के लिए, वह इतना तो जरूर होगा जिससे आपको एक मोटा मोटी नॉलेज भी मिल जाए, एक समझ विकसित हो जाए, और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, यहाँ पर संसाधन के बारे में हम लोग पहले परिभाषा को देखते हैं। यहाँ देखो, संसाधन रिसोर्सेस, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। अब सवाल ये है कि देखो, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सर हमें परिभाषा किसी भी सब्जेक्ट में याद ही नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव तो कैसे जैसे तैसे रट लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव लिखते समय हमें दिक्कत होती है। इसका क्या उपाय है सर? तो एक उपाय आपको मैं बता रहा हूं। जब भी किसी चीज की परिभाषा आपको लिखनी हो या याद करनी हो, तो उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म को बनाओ, उसके कीवर्ड्स को ध्यान रखो कि कौन कौन से उस परिभाषा में मेन कीवर्ड्स हैं, उसको याद रखोगे तो उसमें आप सेंटेंस को बनाकर आप परिभाषा तैयार कर सकते हो। दूसरी बात, ये बच्चे अधिक डरते हैं कि जो किताबों में लिखी गई है, हम अगर उसको नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, सही नहीं मानेगा। यही जो अवधारणा है वो बहुत ही क्या है, गलत है। अगर आपके परिभाषा में जो कि किताब से परे भी हो, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए जो उसमें कंटेंट में हो, परिभाषा सही हो, तो आपको कोई भी एग्जामिनर उसको काट नहीं सकता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म को भी देखते चलेंगे, किताबी फॉर्म को भी देखते चलेंगे, सब कुछ समझेंगे। मेरे साथ आपको दोहराना है, दोहराने से चीजें याद होती हैं और मजा भी आता है। संसाधन क्या है? तो वे सभी वस्तुएं, पदार्थ, साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वही क्या है, संसाधन है। मेरे साथ दोहराओ, संसाधन क्या है? कि वे सारी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, सीधा बोल दो, वे सारी वस्तुएं जिसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो संसाधन है। मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है, पेन है, ये संसाधन है। ये जो आप देख रहे हो बोर्ड है, जो व्हाइट डिजिटल बोर्ड है, यह हमारे लिए संसाधन है। जिस कैमरे में आप देख रहे हो ये चीजें, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये संसाधन है। जिस
टीवी में आप देख रहे हो, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो, ये सभी संसाधन है। जिस स्कूल में बैठे हो, बेंचेस पे बैठे हो, डिजिटल व्हाइट बोर्ड आपके सामने होगा, आपका जो खुद का शरीर है, आपके घर में जितने भी चीजें आप देख रहे हो, सभी के सभी क्या है, संसाधन है। सीधा एक बात समझो कि कोई पूछे संसाधन क्या है, तो वे सारी वस्तुएं या पदार्थ जिसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वही क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। सीधी बात है। अब संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर किया गया है। हम लोग इसको आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम बात करें मोटा मोटी संसाधन की, तो मोटा मोटी देखें तो ये होगा भौतिक, और ये हो जाए क्या, जैविक। और भौतिक में क्या क्या चीजें आएंगी, ये मोटा मोटी है, समझो, बहुत ही मोटा मोटी। इसके बाद हम लोग अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करेंगे। भौतिक में आ जाता है भूमि, जल, हवा, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, खनिज और इत्यादि। जबकि जैविक में क्या है, वनस्पति, जीव जंतु, जलीय जीव इत्यादि। आप इसमें देख रहे होंगे ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, इसमें जीव नहीं है। और यहाँ जैविक है, इसका मतलब क्या है, सब जीव है। इसका एक एक वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से ढंग से। लेकिन ये चीजें हमारे मानव जीवन के शुरू होने से पहले है। तो क्या उसी समय से ये संसाधन था? नहीं। ये जितने भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग आजकल लोग टेक्नोलॉजी कह रहे हैं ना, के सहारे ही हम जीवन उपयोगी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास तकनीक नहीं है, कौशल नहीं है, तो हम उसको अपने संसाधन के रूप में नहीं बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप से देखो, आज हमारे सामने ये डिजिटल बोर्ड है, लेकिन इससे पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, और उससे पहले जो दीवारों में होती थी ब्लैक बोर्ड, जो सीमेंटेड होती वो होती थी, उससे पहले वो भी नहीं होती थी। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे तकनीक हमारे सामने आई, जैसे जैसे आवश्यकता हुई, वैसे वैसे हमने प्राकृतिक चीजों को उठाया और उससे अपने लिए संसाधन को बनाया, जिससे हमारा जीवन क्या हो गया, और ही सुखमय हो गया। तो याद रखना, इसी बात को जिमरमैन ने क्या कहा था, उसको ध्यान देंगे। जिमरमैन ने कहा था कि सही संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमेशा आता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। किसने कहा था? देखो, जिमरमैन ने। ये जानता है कि हमने, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, लिथियम का भंडार है। लिथियम पृथ्वी के बनने के साथ ही बन गया था, जिसका निर्माण लगभग अरबों साल पहले हुई होगी। क्या ये उस समय से हमारे लिए संसाधन था? बोलो, नहीं था। अभी हमने क्या किया कि लिथियम, हमारे पास तकनीक आ गई, और इसी लिथियम का उपयोग हम आज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने में कर रहे हैं, मोबाइल फोन की बैटरी बनाने में कर रहे हैं। टरबाइन जो होता है, पवन चक्की, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको स्टोर करने के लिए लिथियम आयन की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा से जब हम बैटरी में अपना विद्युत ऊर्जा स्टोर करते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप बताओ कि क्या ये लिथियम जो पहले से मौजूद था, क्या यह पहले से संसाधन के रूप में था? तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी सिद्धांत को कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम उसके तकनीक को ढूंढेंगे नहीं, और जब तक तकनीक नहीं होगी, तब तक कोई भी वस्तु हमारे लिए संसाधन नहीं बन सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। या किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। ये एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, VBI है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है कि सेवा भी एक संसाधन है। सेवा का इंग्लिश होता है सर्विस। अब ये क्या है सर? सर्विस का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक है, डॉक्टर है, कवि है, चित्रकार है, गायक है, इंजीनियर है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सर्विस के रूप में है। ड्राइवर है, कूली है, ये जितने भी चीजें हैं वह सेवा दे रहे हैं, और इससे हमारा जो जीवन है वह सुखी हो रहा है, जो सुखमय हो रहा है।
या ये लोग जीवनोपयोगी हो रहे हैं, ये इसलिए ये सारे क्या है, हमारे लिए एक संसाधन के रूप में है, और ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए सेवा भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मैं एक शिक्षक हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके लिए भी क्या बना, एक संसाधन बना। आपके स्कूलों में जो प्यून है, या आपके स्कूलों में या आपके घर में कोई ड्राइवर है, या कोई सब्जी बेचने आ रहा है, या आपको कोई कोई कहीं लेके जा रहा है, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई चित्रकार है जो चित्र बना रहा है, ये उसके लिए क्या बन जाएगा, वह संसाधन है। अगर कोई इंजीनियर है, वो चीजों की खोज कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है, तो इंजीनियर क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। देखो यहाँ किसान है, वह किसान क्या होता है, भोजन यानी खाद्य पदार्थ को तैयार करता है, तो यह किसान भी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। यहाँ आप देख रहे हो कि गायक जो लोग गीत गा रहे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, संसाधन है। और यहाँ जो शिक्षा और अनुसंधान हो रहा है, जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेवा भी एक क्या है, संसाधन है, ये याद रहे। यहां तक सेवा ही की छोड़ो ना, स्वयं मानव, ध्यान दो, मानव स्वयं भी एक क्या है, संसाधन है। देखो मेरे हाथ, मैं इस हाथ से लिख पा रहा हूं, ये मेरा हाथ भी मेरे लिए क्या है, संसाधन है। मेरा जो मस्तिष्क है, जिससे मैं सोच रहा हूं, यह भी क्या है, मेरे लिए संसाधन है। समझ में आ रहा है। आपका जो हाथ पैर सब कुछ जो सलामत है, वह भी क्या है, एक संसाधन है। यानी खुद आप अपने लिए एक संसाधन के रूप में है। यहाँ मानव स्वयं भी संसाधन है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आप कितना बेहतर संसाधन है, इसका भी डिसीजन करते हैं। पहले इसको समझो कि क्योंकि मानव के पास ज्ञान या तकनीक होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अब जैसे लकड़ी है, प्राकृतिक पदार्थ है लकड़ी। अब उसको क्या किया, बढ़ई के पास आप ले गए, बढ़ई ने क्या किया, लकड़ी को लिया और लकड़ी से कुर्सी बना दी, ठीक है। तो जो बढ़ई के पास कुर्सी बनाने का जो तकनीक है, उसने एक साधारण संसाधन के बदले उसने कुर्सी रूपी संसाधन बना दिया, जो ज्यादा उपयोगी है। उसी लकड़ी से बेंच बना दिया, जिस पर आप बैठे हुए हैं। लोहा लिए, लोहा से भी आप गए तो लोहार ने अनेक चीजें बना दी, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, संसाधन है। तो मानव खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि उसके पास कौशल है, तकनीक है। आप खुद भी एक संसाधन है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तकनीकी चीजें होंगी, कुशलता जरूर होगी, जिसका उपयोग आप आगे चल के करेंगे और आप भी एक बेहतर संसाधन के रूप में बनेंगे। अब मानव कितना बेहतर बन सकता है, इस पर आप थोड़ा सा देखो। शायद आपके इस माइंडसेट को मैं बदल पाऊं कि सर पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसे ही नाम लिखवा लिए हैं, आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, जीवन हम जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो, एक पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो, जो पढ़ा हुआ हो, और दूसरा है जिसको पढ़ाई नहीं किया हो। आप देख सकते हैं जनरली, या पढ़ा लिखा छोड़ो, एक कुशल व्यक्ति हो, यहाँ देखो, एक स्किल व्यक्ति हो, जिसके पास स्किल है, कुशलता है, और एक नॉन स्किल हो, ठीक है, उसमें क्या फर्क है। अब इसको देखो, आपके घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें दो तरह के लोग काम करते हैं। एक काम करते हैं राज मिस्त्री, ठीक है, आपके भी घर बना होगा, उसमें आप देखे होंगे। और दूसरे लोग काम करते हैं लेबर, जिसे हम लोग कहते हैं। देखो दोनों क्या है, इंसान है, दोनों का शरीर एक जैसा है, लेकिन इन दोनों में संसाधन के रूप में अंतर है। कैसे अंतर है, तो जो राजमिस्त्री है वो क्या है, स्किल्ड है। किस चीज में, दीवार को सीधी रेखा में जोड़ सकता है, उस पर डिजाइनिंग कर सकता है। लेकिन लेबर क्या है, यह एक नॉन स्किल व्यक्ति है, संसाधन है। अब आप बताओ कि राजमिस्त्री को ज्यादा लेबरियस काम, मेहनत करना पड़ता है, या फिर एक लेबर को। तो जाहिर सी बात है कि लेबर को ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन पैसे किसको अधिक मिलते हैं, इसको मिलते हैं। इसे जो मनी होती है वो क्या होती है, अधिक मिलती है। रीजन क्या है कि यह स्किल व्यक्ति है, यह ज्यादा बढ़िया संसाधन है। इसीलिए आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाओगे, आपके पास तकनीक हो जाएगी, आपके पास कौशल हो जाएगा,
तो संसाधन में भी आप उच्च कोटि के संसाधन बने रहेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। और पढ़ाई संसाधन बनने का एक बेस है, एक आधार है। किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई जरूरी होती है। पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती है, स्किल डेवलप करना भी होता है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिलहाल तो अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अब है कि जो संसाधन होता है वह किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड है। ये आप देख रहे हो, ये मेरुदंड है। अगर ये मेरुदंड नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार संसाधन अगर किसी देश में नहीं है तो वह भी अंतरराष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाएगा, बहुत ही गरीबी स्थिति हो जाएगी, बहुत ही बदतर स्थिति हो जाएगी। किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन, आप देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कि संसाधन मनुष्य भी होता है और सेवा भी होता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, मानव संसाधन हो जाएंगे। तो भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। कैसे? मान के चलो कि किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज्यादा है, लोहा का खदान है, कोयला के खदान है, पेट्रोलियम भर भर के है, लेकिन सपोज करो कि उसके पास क्या नहीं है, तकनीक नहीं है जिससे वह उस खदान से लोहा को निकाले, उस कोयले को निकाले, जिससे वह एक संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सके। अब दूसरी तरफ सोचो कि एक देश है जापान। यह एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधन में क्या है, विपन्न है, यानी कि इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन इसके पास मानव संसाधन बहुत ही तकनीकी मामले में बहुत ही खतरनाक है, सबल है। इसके जहाँ के जो लोग हैं वो इतने स्किल्ड हैं कि थोड़े बहुत प्राकृतिक संसाधन को लेकर भी वो इतने अच्छे तरीके से विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं कि आज जापान विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा है, विकसित देशों की श्रेणी में। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या भौतिक और जैविक संसाधन किसी देश में बहुत ही ज्यादा है तो वह संपन्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उस देश का मानव संसाधन सही नहीं है, उस देश के लोग स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो उस देश का, उस राज्य का जो विकास है वो बहुत ही धीमी गति से होगा या फिर निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो हमें भी अपने आप को क्या करना है, संसाधन के रूप में तैयार करना है, लेकिन बेस्ट वाला स्किल्ड संसाधन अपने शरीर को। ठीक है? तो जापान कैसे विकसित देशों की श्रेणी में आया? उसके पास मानव संसाधन बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आप देखो कैसे वो जापान अपने आप को मानव संसाधन के रूप में लोगों को तैयार करता है। आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें बचपन से शिक्षा के प्रति समर्पण रखा जाता है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, प्रारंभ से लेकर उच्च स्तर तक उन्हें पढ़ाई के साथ साथ शोध भी करवाया जाता है, साथ साथ में उनको एक स्किल्ड वर्कर बनाया जाता है। हमारे स्कूलों में केवल किताबें पढ़ाई जाती हैं, जबकि जापानी स्कूलों में किताबों के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, इवन खेती करवाई जाती है, मास्टर शेफ वाला काम करवाया जाता है, यानी कि खाना बनाने से संबंधित, सफाई में उनका ध्यान दिया जाता है। हर चीज को वो लोग प्रैक्टिकली करते हैं। उन्हें फैक्ट्रीज में ले जाकर मशीनों को दिखाया जाता है, उन्हें बनाने के सिखाया जाता है बच्चे में। तो सोचो कि क्या वह स्किल्ड नहीं होंगे? उन्हें ट्रू एजुकेशन मिलता है। इसके बाद उनमें टीम वर्क की भावना होती है, उनमें अनुशासन होता है, जिससे अपने देश में जो भी चीजें हैं उसको सही उपयोग कर सके, जो भी संसाधन है उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वहाँ की जो तकनीकी क्षमता है वो भी बहुत ही बेहतर है। आज वो लोग रोबोटिक और एआई से डील कर रहे हैं, जो कम से कम में अधिक से अधिक आउटपुट देने का प्रयास करता है। ये जो आप पोस्टर भी देख रहे हैं ये भी एआई से बनाया गया है, चैट जीपीटी से बनाया गया है, जिसमें आप कम समय में एक आकर्षक चित्र बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ विश्व स्तरीय विनिर्माण भी करता है और उसकी जो गुणवत्ता नियंत्रण है और विनिर्माण उत्कृष्टता है उसमें बहुत ही महारत हासिल है। आपको ये पता होगा कि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही हैं
उसका जो पटरी वगैरह बनाया जाता है जा रहा है, वो भी क्या है, जापान का ही साथ उसमें दिया जा रहा है, साथ दे रहा है, उसी ने उसको फंड को दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अभी हम लोग क्या देखे, मानव ही है जो संसाधनों का निर्माण करता है। फिर मानव कैसे करता है इस पर ध्यान देंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखो मानव क्या करता है कि भौतिक पर्यावरण से, जो कि प्रकृति की जो देन है, जो चीजें हैं, जिसमें वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, वनस्पति, जलवायु आदि है, ये हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर देती है। यानी हम क्या करते हैं कि प्रकृति से ये सब चीजें हम ले लेते हैं। इसके बाद हमने जो तकनीक को बनाए रखा है, जिसमें उपकरण है, मशीनें हैं, परिवहन है, संचार है, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने मानव की क्षमताओं को बढ़ाकर प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। और उसके साथ साथ संस्था का हमने निर्माण कर रखा है, जिसमें परिवार, समाज, सरकार, शिक्षा, धर्म, कानून इत्यादि होते हैं, जो हमारे व्यवहार, मूल्यों और जीवन को दिशा देते हैं। इन तीनों में अंतर संबंधित कौन होता है, मानव। इन तीनों में अंतर संबंधित है, यानी कि संबंध रखता है मानव। अगर इसमें से एक कड़ी भी छूट जाती है तो मानव संसाधन का निर्माण नहीं कर पाएगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्यावरण, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच में मानव क्या है, अंतर संबंध स्थापित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी ये आपके प्रति समर्पण है, आपके एजुकेशन के प्रति समर्थन है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है ना कि आजकल जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व थोड़ा कम हो गया है, या यूं कहिए कि शिक्षा से वह चिढ़ से गए हैं। अगर कोई शिक्षक उन्हें पढ़ने के लिए बोल दिया तो फिर कैसे बोल दिया। तो चीजों को थोड़ा सा सुधारना है। अगर अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, सही वे में चलाना है, तो थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण करनी होगी और अच्छे ढंग से करनी होगी। इतना आप समझ चुके होंगे कि संसाधन क्या है। एक बार रिवीजन करते हैं कि संसाधन वे सारी वस्तुएं हैं जिसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद मानव संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखे कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच मानव कैसे अंतर संबंध स्थापित करता है। और उसी बीच में एक वीवीआई चीजों को हमने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि जिम्बरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ठीक है, यानी संसाधन कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हमने उठाया और यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे देखो तो संसाधनों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से भी किया गया है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक समझते हैं जो पृथ्वी पर पहले से थी, मानव के आने से पहले से थी। और दूसरा होता है मानवीय, का मतलब हुआ कि मानव के द्वारा जो संसाधन बनाया गया है वह क्या है, मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक में भी दो है, एक होती है नवीकरणीय और दूसरी होती है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और अनवीकरणीय का अर्थ क्या हुआ, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। इसमें हम लोग आते हैं मानवीय में, तो यह संरचना एवं संस्थान के रूप में है और मात्रा एवं गुणात्मक के रूप में मानव ने बना कर रखा है। बात करें नवीकरणीय की, तो इसमें सतत यानी जो कभी भी नहीं रुके, अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, सूर्य इत्यादि। और उसके बाद जैव संसाधन। जैव संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति यानी वन, और दूसरा हम कह सकते हैं वन जीव, यानी कि जो वन में जीव रहते हैं वो वन जीव कहलाते हैं। इसके बाद अनवीकरणीय की बात करें तो पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है,
तो जीवों के अवशेष से बने ईंधन को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, जो कि एक अनवीकरणीय स्रोत है, एक संसाधन है जिसे एक बार जला लेने से, यूज कर लेने से ये दोबारा उत्पन्न या पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। जबकि धातु को हम पुनः चक्रीय कर सकते हैं। जैसे सोना आज हमने कान में से कुछ महिलाएं बना लेती हैं, लेकिन कल को जाके उन्हें दूसरा कुछ बनवाना है तो उसे बेच कर दूसरा खरीद सकती हैं, और जो दुकानदार है उसे गलाकर फिर नए सोने के रूप में, सोने के आभूषण के रूप में उसे बना सकता है। तो धातु जो होती है वह पुनः चक्रीय होती है, लेकिन फिर भी यह भी क्या है? अनवीकरणीय है, क्योंकि धातु जब एक बार नष्ट हो जाता है तो वह दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये आखिरी स्लाइड होगा हम लोग का, आखिरी चीज होगी। यहाँ तक हम लोग आगे छोड़ देंगे। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, वो मानव किस किस चीजों से अंतर संबंध रखता है, और संसाधनों का वर्गीकरण। यहाँ आप देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं। जैव का मतलब जिसमें जीव है, जो सजीव है, और अजैव का अर्थ क्या होता है? जिसमें जीव नहीं है, यानी कि वह एक निर्जीव जैसा रिएक्ट करता है। अगर हम उपयोगिता के आधार पर, यूज के आधार पर बात करें तो वह एक नवीकरणीय और हो जाएगा अनवीकरणीय। हम बात करें स्वामित्व अधिकार के, मेरे क्षेत्र में है या नहीं, ये स्वामित्व के आधार पर बात करें तो संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, सामुदायिक होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं और अंतरराष्ट्रीय होते हैं। व्यक्तिगत का मतलब मेरा खुद का, सामुदायिक का मतलब सभी का, राष्ट्र का मतलब पूरे देश का, और अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरे विश्व का। और विकास की स्थिति, डेवलपमेंट की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो संसाधन संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो, पढ़ाई कभी भी आसान नहीं होती है, गारंटी है। बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि पढ़ाई बहुत ही इजी है। हम आपको कभी भी पढ़ाई को इजी कहते ही नहीं है। पढ़ाई में जितना एफर्ट्स लगते हैं, जितने समय देने होते हैं, जितने पेशेंस रखने होते हैं, वो शायद ही किसी दूसरे कामों में होते हैं। लेकिन याद रखना, तुम जितना पेशेंस रखोगे, जितने मन लगा के पढ़ोगे, उतना ही बड़े संसाधन के रूप में उभरोगे, जिससे तुम्हारा मानव जीवन क्या हो जाएगा? एक खुशनुमा एक जीवन तुम्हारा होगा। और इसी के साथ आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आपको बाहर नहीं निकलना है, हीट वेव्स चल रही है, उसका ध्यान रखें। समय समय पर पानी पीते रहें और अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनका बात माने। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।